हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहले भी एक टॉपिक हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 लॉ थे, अच्छे तरीके से तुमने पढ़ा होगा, तो आई होप समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मेहनत करते रहो, टॉपिक पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो। और आज जो मैं तुम्हें कराने वाला हूँ वो है मोल कंसेप्ट। क्या है? मोल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, लेकिन 11th क्लास के साथ साथ ये हर चैप्टर में काम आता है जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं। जहाँ जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री चलती रहेगी वहाँ वहाँ पर मोल कंसेप्ट चलता रहेगा। तो मोल कंसेप्ट के बिना तुम्हारी केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। समझ लीजिए ये केमिस्ट्री की ABCD है, फिजिकल केमिस्ट्री की। जिसमें न्यूमेरिकल करोगे मोल कंसेप्ट लग जाएगा, जहाँ न्यूमेरिकल करोगे मोल कंसेप्ट लग जाएगा। तो मोल कंसेप्ट तुम्हें आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेंस के लिए भी, आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो चलने वाला है मोल कंसेप्ट। ठीक है, टॉपिक चल रहा है सेकंड। फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, यानी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर है। अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं हूँ धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो ब्रिलियन एकेडमी बाई धर्मवीर सर। ठीक है, ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाई धर्मवीर सर। मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मोल क्या होता है। तो मोल एक नंबर है जो फिक्स है 6.022 10⁻23, और ये हो सकता है एम। क्या हो सकता है? एम हो सकता है। एम मतलब ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स, तो ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यानी मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में 1 मोल साइकिल है, तो कितनी है? 6.022 10⁻23 साइकिल्स। मैं बोलूं आपके पास में 1 मोल चेयर है, तो कितनी है? 6.022 10⁻23 चेयर्स। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, अब मोल तो समझ में आया कि मोल एक नंबर है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे बात करेंगे? तो भाई एटम के बारे में भी करना पड़ेगा, आयन के बारे में भी, मॉलिक्यूल के बारे में भी, सबके बारे में चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एटम क्या होता है। तो एटम सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट particle of matter, the smallest particle of matter which participate in a chemical reaction and does not loses its आइडेंटिटी। यानी एटम जो है, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, करता तो है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो आप। एग्जाम्पल मैंने लिखा H2+ में ½ O2, सभी को पता है कि पानी बनता है। तो ये हाइड्रोजन इधर जाके हाइड्रोजन ही तो रहा, ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन इधर जाके नाइट्रोजन बन गया हो। तो हाइड्रोजन इधर जाके हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन इधर जाके ऑक्सीजन रहा, तो ऐसा तो नहीं इनकी बदले में कुछ और बन गया हो। तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, ये होता है एटम। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट, atoms have no independent existence। बात आई समझ में? अकेला नहीं रह सकता। जैसे मैंने बोला आयरन, तुम बोलो रह तो सकता है, आपने बोला आयरन। अब आयरन, तो आयरन कहने का मतलब क्या? आयरन कहने का मतलब आयरन का एक एटम, वो तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। आयरन का पीस है तुम्हारे पास में, एक बड़ा टुकड़ा है आयरन का, वो आयरन है। तो इसका मतलब आयरन में बहुत सारे आयरन जुड़े हुए हैं, Fe। किससे जुड़े हुए हैं? वो मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको 4th चैप्टर में पता लग जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मेटेलिक बॉन्ड से। मैंने बोला सिल्वर, तो सिल्वर क्या इकलौता सिल्वर है? सिंगल सिल्वर है, एक एटम है सिल्वर का? नहीं, सिल्वर के बहुत सारे एटम है, बहुत सारे, वो आपस में जुड़े हुए हैं मेटेलिक बॉन्ड से। तो ये सिंगल स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बात आ गई यहां तक समझ में? जल्दी से लिखो एटम के बारे में।
लिख लिया, मिटा दो। तुमने फिजिक्स में सुना होगा 7 फिजिकल बेसिक यूनिट्स। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, मास ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम होता है, लेंथ मीटर होता है, ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। यानी जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की बात आती है तो मोल है, तो यानी मोल एक फिजिकल बेसिक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। वैसे मोल एक नंबर होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एटम बताया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम को हम एक साथ जोड़ देते हैं, 10 जुड़ जाओ, 20, 50, 60 कितने भी जुड़ जाओ, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। या आप ऐसे बोल दीजिए, मैं ऐसे लिखता हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which exist dependently, यानी ये रह सकता है अकेला, ठीक है। तो या आप ऐसे बोल दीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, 2 और मोर एटम्स क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के टाइप की बात कर लेता हूं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, शायद ये तुमने कभी सुना हो। अब मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है होमोन्यूक्लियर और दूसरा होता है हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। अब होमोन्यूक्लियर क्या होता है, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे O2, जैसे N2, जैसे P4, जैसे S8, जैसे ETC। ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसमें भी। तो होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है, जब एक जैसे एटम एक साथ जुड़ जाएं तो जो बनाएंगे मॉलिक्यूल वो क्या कहलाएगा, होमोन्यूक्लियर। हेट्रो का मतलब सेम लिख दोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, सेम की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे NH3, जैसे H2O, जैसे H2S, ETC। जो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर, और जो डिफरेंट टाइप का हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, जल्दी से करो, लिख लिया, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना बच्चों, मिटा दो, मिटा दो। अब इसके बाद बारी आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास ध्यान से समझना, क्योंकि एटॉमिक मास किसी बच्चों की समझ में 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एटॉमिक मास में, कि एटॉमिक मास क्या है, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, तो दिक्कत रहती है उन्हें, तो समझना ध्यान से। तो एटॉमिक मास, और ये डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells that how many times of an atom of an element is heavier, ठीक है, heavier than 1/12 into mass of 1 कार्बन एटम। ये डेफिनेशन है। यानी एटॉमिक मास जो होता है वो ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इससे कितना ज्यादा हैवी है, इससे कितना ज्यादा भारी है। ठीक है, अब यही क्यों लिया, सुनो जरा। अगर आप
अब से 100-200 साल पहली बात करते हो, जब वेट करने का कोई तरीका नहीं था, तो वजन कैसे करते होंगे, किसी चीज़ को तोलते कैसे होंगे? तो तोलने का तरीका ये था कि भाई, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में कैसे देखा गया शुरुआत में कि एक सिलेंडर बनाया गया, ये रहा सिलेंडर, और इस सिलेंडर को 1 किलो वेट दे दिया। मैंने एक ब्लॉक लिया, ये रहा ब्लॉक, अब मैंने पूछा आपसे बताओ इस ब्लॉक का मास कितना है, तो आपने एक रॉड लिया, इस रॉड की तुमने एक आर्म पर ये ब्लॉक रख दिया, ये वाला ब्लॉक, इस रॉड की तुमने दूसरी आर्म पर ये सिलेंडर रखने शुरू कर दिए। एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, ठीक है, और 3 सिलेंडर का इसका वजन आ गया। और मैं इसको कितना बोल रहा था, 1 किलो, पता नहीं था 1 किलो कितना, 1000 ग्राम है, क्या है क्या नहीं, बस ये बोल दिया भाई 3 सिलेंडर के बराबर इसका वजन है। और तुम्हें किसी बाइक तो थी नहीं उस टाइम पर, किसी जानवर को ले लो, हिरन ले लो आप, ठीक है, डियर, अब तुम्हें डियर का वेट करना है, तो आ गए 100 सिलेंडर के बराबर इसका वजन है, तो ऐसे वेट करते थे। अब यहां एटॉमिक मास को कैसे बताया जाए, ये तो फिजिक्स की बात हुई, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक मास को कैसे बताया जाए, तो किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इससे, जैसे यहां कंपेयर कर रहे थे इससे, ये पता नहीं था कितना है, बस बोल दिया 1 किलो, ऐसे ही किसी एलिमेंट का मास इससे जितने ज्यादा टाइम्स हैवियर होगा, इससे जितने ज्यादा टाइम हैवियर होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो जरा, अब एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, तो कितना है 14 इंटू इसका टाइम्स 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, इससे इतना, ठीक है। अब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU के बराबर। तो भाई इसका मास कितना हुआ नाइट्रोजन का, फिर से लिखता हूं, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इक्वल 14 AMU, 14 AMU, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU, ये आ गई जी यहां पर। और 1 AMU कितना तुम्हारा, यहां देखो, ये आई बात समझ में, ठीक है। अब पहले तो नहीं था कोई तरीका, 1 AMU बोल रहे थे, 1 AMU का मास कितना है कितना नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया तो एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर, और मास स्पेक्ट्रोमीटर ने AMU का मास बता दिया कि 1 AMU इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो मास ऑफ 1 C12 एटम इक्वल 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, किसके अकॉर्डिंग आया ये, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इतना मास निकल के आया AMU का, ठीक है, 1 AMU का। अब सॉरी, अब मैं 1 AMU निकालूं, 1 AMU, तो इसमें 12 से डिवाइड कर देना आप, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में 12 इक्वल 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इतना आ गया, ये ग्राम आ गया, जो कि किसके बराबर है, 1/1 Na, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, इतने नंबर के बराबर है, यानी 1 AMU इतने के बराबर है, 1 AMU इतने के बराबर है। अब देखो, अब निकालो मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना था, 12 AMU, 12 AMU, और 1 AMU कितने के बराबर है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/Na, Na कितना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, इसको यहां रख सकते हो, इनटू, तो मास ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन,
1 मोल ऑफ कार्बन। और एक मोल जो होता है 1 मोल, यहां लिख देता हूं, 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 10⁻23 नंबर के बराबर होता है। यहां रखना, ये 1 मोल भी है। क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल कितने के बराबर है? इतने के बराबर। शुरू में मैंने बताया था, शुरू किया था, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? Na से। Na इज द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। n स्मॉल a मत बना देना, वो सोडियम हो जाएगा। Na से Na कैंसिल, तो कितना आ गया? 12 ग्राम। कितना आ गया? 12 ग्राम। ऐसे ही तुम किसका निकाल लोगे? ऑक्सीजन का निकाल लोगे। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल ऑक्सीजन का मास कितना? 16 इंटू 1/Na इंटू Na से Na कैंसिल, इक्वल कितना आ गया? 16 ग्राम। यानी सीधी अगर आप किसी और एलिमेंट का निकालोगे तो वो उतने के ही बराबर आ जाएगा जितना AMU था। दोनों में अंतर क्या है? ये 16 ग्राम है, पहले 16 AMU था, ये 16 AMU, 16 ग्राम। दोनों में अंतर कितना? तो ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास, वन एटम का मास। और ये कितने का है? 1 मोल का मास है। कितने का? 1 मोल। और 1 मोल कितना होता है? 6.022 10⁻23। अगर मैं 1 मोल एटम उठाता हूं, तो 1 मोल एटम उठा रहा हूं ऐसे, तो 6.022 10⁻23 उनका मास है। ये 16 ग्राम। और ये कितना? 16 AMU, एक मैंने एटम उठाया, एक, उसका मास है। तो बात आई यहां तक समझ में अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत? हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास भी हम बोलते हैं इसको। मोलर मास भी बोल देते हैं, मोलर मास, क्योंकि इतने एटम का मास है ना, बहुत सारे एटम का मास है। मोलर मास भी बोल देते हैं या ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। बात आई यहां तक समझ में अच्छे तरीके से? ठीक है। अगर ये तुम्हें कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो लिख लो। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं इसी को दूसरे तरीके से बताता हूं। स्टैंडर्ड एटम कौन ले रहे हैं? कार्बन। ठीक है बच्चों, देखो अनदर मेथड, यानी स्टैंडर्ड एटम किसको लिया गया? कार्बन को। कार्बन मतलब 6C12। 6C12 यानी अब इसमें होते हैं कार्बन 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसके बराबर ही ले लेते हैं, 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, यानी 31 kg। इतना। इन दोनों की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, 24, 31। इसको हटाइए बच्चे, ये दोनों। अब ये न्यूक्लियस हुआ कार्बन का न्यूक्लियस। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है 2, क्योंकि 6 है ना, 6, तो 6 को डिवाइड करोगे 2n²। 11th और 10th उसमें पढ़ा होगा 9th में। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत यहां तक? अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास किस किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। तो इक्वल हो जाएगा 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 इंटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है सेम, तो कितना कर दूं? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जो ये किसके बराबर है? AMU के। तो ये कितना आ गया? 12 AMU। तो ये AMU है, 1 AMU। कितना है? 1 AMU। ठीक है, अब 1 AMU कितना हो जाएगा? 1 AMU, ये तो इतने AMU हो गए, तो 1 AMU कितना हो जाएगा? 12 का डिवाइड कर दो, तो 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। पहले ये देखो, 1 AMU 1/12 के बराबर। अगर ये 12 है तो 1 AMU कितने? 12 AMU है, तो 1 AMU कितने के बराबर हो जाएगा? 1 AMU के बराबर। सही आ रहा समझ में? ठीक है, तो तुम्हें निकालना है 1 मोल का। कितने का? 1 मोल का।
तो 1 मोल का जब मास निकालोगे तो कितना भैया, ये 12 इंटू कितना, 12 तो ये 12 इंटू AMU कितना हो गया तुम्हारे पास में 1.67 ये रहा, इंटू 10 टू पावर -24 इंटू 1 मोल। 1 मोल कितने के बराबर, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो लगभग आ जाएगा 12 ग्राम के बराबर, जिसे आप क्या बोलोगे, मोलर मास बोलोगे, या आप इसे बोलोगे ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे। तो जल्दी से नोट डाउन करें। ये तो रही एटॉमिक मास की कहानी, लिख दिया। बेटा मोल, अब मैं मोल की बात करता हूं तो एटम मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल मैंने बता दिया, एटॉमिक मास मैंने बता दिया, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास आएगा, चलो पहले मॉलिक्यूलर मास बता देता हूं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास यानी किसी मॉलिक्यूल का मास होगा। किसका होगा, किसी मॉलिक्यूल का मास होगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर H2O, H2O का मास निकालना है तो H का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। मैंने लिखा H2SO4 तो H कितना है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर कितना है 32 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल नीचे कर लेंगे तो 2 32 64, तो सबको ऐड करने पर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तुमने लिखा NH3 तो N कितना होता है 14 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 होता है इंटू 3, तो ये आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। तुमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca कितना होता है 40 और प्लस में O हो गया 16 प्लस 1 और होल ट्वाइस है इस पूरे का, यानी इस पूरे का होल ट्वाइस है। तो 40 प्लस 16 और एक 17 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 40 प्लस 34 इक्वल आ गया 74 ग्राम पर मोल। मैंने लिखा KNO3 तो K कितना होता है 39, पोटेशियम है, नाइट्रोजन 14 प्लस में 16 3 जा 16 3 जा 48, सबको ऐड कर दो इतने ग्राम पर मोल, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने लिखा C12H22O11, इसे बोलते हैं शुगर, ठीक है, सुक्रोज, शुगर बोल दो या सुक्रोज बोल दो, एक ही बात है। तो कार्बन हो गया 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 11, 12 जा 144 22 और ये 176, सबको आपने ऐड किया तो कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल। एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा C6H12O6, C होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, सबको ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, किसी मोल का मास निकालना है तो ऐसे निकालोगे आप। तो जल्दी करो, लिख लो, लिख लिया, मिटा रहे। ठीक है, अब मोल की बात चल रही है, किसकी चल रही है, मोल। तो मोल है क्या, मोल तो मोल एक नंबर होता है। मोल क्या है, नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 टू पावर 23। तो अब मैं एटम और मॉलिक्यूल के लिए मोल की बात बताता हूं, ठीक। तो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ, तो अब तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उससे कोई खास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, ना एटम, ना मॉलिक्यूल, ना टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बस मॉलिक्यूलर मास जो मैंने अभी फाइंड किया था, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालना आना चाहिए, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद में हम किस पर आ जाएंगे, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, बाकी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो 1 मोल ऑफ एटम, ये 1 मोल ऑफ एटम हो गया। तो 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक मास,
क्या लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के। तो किसी भी एटम का 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, यानी उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा जिसकी आप बात कर रहे हो। किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट के बराबर होगा जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो 1 ग्राम कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम 1 मोल के बराबर। मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। मैंने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने के बराबर, 1 मोल के। मैंने बोला आपसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना था 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर, 1 मोल के। मैंने बोला कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। नेक्स्ट बात अगर करता हूं मैं, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स। इसका मतलब 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, 1 मोल किसके बराबर, एटॉमिक मास के बराबर। दूसरा फॉर्मूला 1 मोल किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूं यहां दोबारा से, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स, दूसरा फॉर्मूला। ये इसके बराबर, तीसरा फॉर्मूला, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 3 फॉर्मूले तो हुए एटम के रेस्पेक्ट में, एटम के केस में। नेक्स्ट आ गया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं किसी मॉलिक्यूल के मोल की बात कर रहा हूं, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं। मॉलिक्यूल का मतलब आप जानते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल, किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। किसके बराबर, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कोई मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, जो मास निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल किसके बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। सेकंड, 1 मोल कितने के बराबर, 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल के बराबर। यानी 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल है टोटल, इतने। अगर मैं 1 मोल किसी को उठा कर देता हूं, तो ऐसे 1 मोल गुच्छा उठाया मैंने कार्बन का, किसी भी चीज का, लो जी 1 मोल है, तो कितना नंबर होगा, 6.022 10 टू पावर 23। तो चाहे तो वो एटम है, एम, चाहे तो वो एटम है, चाहे वो आयन है, चाहे वो, ज्यादा ऊपर लिख दिया शायद मैंने, एम, चाहे तो वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, और चाहे वो आयन है। चाहे तो वो एटम है, चाहे वो आयन है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, सब क्या होंगे, फिक्स नंबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर है, पहले ही बोला मैंने 1 मोल एक नंबर है जो फिक्स है, तो एवोगैड्रो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अब जो 1 मोल है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, किसी गैस के वॉल्यूम की बात करूंगा, तो किसी गैस का वॉल्यूम भी फिक्स होगा 22.4 लीटर एट STP। अब ये STP क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। S का मतलब स्टैंडर्ड, T का मतलब टेम्परेचर। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। कितना, 25 नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मोडायनेमिक्स का याद आ गया, या 273 केल्विन। दूसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार भी हो सकता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM भी हो सकता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 760 mm ऑफ Hg भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है।
तो ये एसटीपी कंडीशन है, और एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होता है वो 22.4 लीटर होता है, ये याद रख लेना। इसका मतलब 1 मोल कितने के बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। पहला फॉर्मूला 1 मोल किसके बराबर, इतने के बराबर। ये जो नंबर दिया हुआ ये फिक्स है। 1 मोल किसी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, इतना एसटीपी पर। ये इसके बराबर, 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 तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए मॉलिक्यूल के, 3 हो गए एटम के। आसान बहुत है, करने की कोशिश करना, बस देख करके हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो मैं 2 4 6 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से समझना। फॉर्मूले मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है फॉर्मूला। मैंने क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट द मास ऑफ, एक और फॉर्मूला लिख लो पहले मोल के लिए, यानी अगर मुझे मोल निकालना है तो मोल का सिंबल होगा स्मॉल n, और स्मॉल n इक्वल हो जाएगा W अपॉन में m। W क्या होता है, गिवन मास, और m होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो कैसे हम कंसेप्ट को एग्जिस्ट कराते हैं, कैसे हम फॉर्मूले को लगाते हैं, बस तुम्हें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन लिखा मैंने, कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है, सिंबल Ag होता है सिल्वर का, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108 ग्राम। ये तो सिल्वर का जो मास है वो कितना, 108 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है, तो एक एटम का मास निकालना है। कितने का, एक एटम का। तो रिलेशन हुआ मास का, कैलकुलेट द मास, ध्यान से समझो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, कैलकुलेट द मास एन एटम। तो रिलेशन हो गया मास का और एटम का, रिलेशन हो गया मास और एटम, मास और एटम, मास और एटम। देखो इसमें मास और एटम है कहीं, तो ये रहा मास और ये रहा एटम। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तीसरा। ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर, एटम के बराबर। ग्राम एटॉमिक मास कितने के बराबर, एटॉमिक मास के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है सिल्वर का, 108, बोलो हाँ या ना। तो 108 ग्राम, 108 ग्राम, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन कितने एटम, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन इतने एटम। कितने एटम का पूछ रहा है, एक का, तो एक एटम। अच्छा मास पूछ रहा है। एक बात और याद रखना कि किसी भी फॉर्मूले में 2 साइड बन जाती हैं, ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी है, हमेशा इस बात का याद रखना, मोल कंसेप्ट में जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको कहां रखना, राइट साइड में। यानी 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स में मास कितना है, 108। तो फिर से पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मास, मास निकालना है, किस में निकालना है, एटम में निकालना है। तो ये रहा मास, ग्राम एटॉमिक मास, और ये रहे एटम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एटम लिखूंगा, ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर, कितना एटॉमिक मास, 108। तो एक एटम में कितना, तो 108, इससे कम है ये, और कम के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स। 10 ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -23, 6.022 का डिवाइड इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.79 इंटू 10 टू पावर -22 एटम्स। समझ में आया, क्लियर। बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में रिलेशन ढूंढना है और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो जल्दी करो। एक क्वेश्चन और लिखूं पहले, क्वेश्चन लिखोगे हाउ मेनी एटम्स, चलो ऊपर लिखूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जल्दी से लिखो इसको, क्वेश्चन को करो, मिटा दें। अभी फॉर्मूले नहीं मिटा रहा हूं मैं, बस तुम्हें बताना है। क्वेश्चन,
हाउ मैनी एटम्स एंड molecules of sulfur ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर एक लाइन खींच देता हूं जिससे क्लियर रहेगा कि ये फॉर्मूले, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स and molecules of sulfur are present in 64 ग्राम of sulfur। सल्फर का फॉर्मूला दिया S8, क्या दिया है? S8। अब ये बताओ S8 एटम है या मॉलिक्यूल है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, 8 एटम जुड़ रहे हैं एक साथ, तो ये मॉलिक्यूल है। तो हमें मॉलिक्यूल निकालने, तो सबसे पहले मैं मोलर मास निकाल लेता हूं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिखूं पूरा, मॉलिक्यूलर मास किसका? S8 का। तो S इज द सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 इंटू 8 इक्वल कितना आ गया? 256 ग्राम, ठीक है, 256 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है S8 का। चलिए रिलेशन की बात करते हैं। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, यानी मॉलिक्यूल का मास है, तो मॉलिक्यूल का रिलेशन हुआ और ग्राम का रिलेशन हुआ। मॉलिक्यूल ग्राम, मॉलिक्यूल ग्राम, मॉलिक्यूल ग्राम। तो मॉलिक्यूल ये है, तो 1 मोल, ये मोल का रिलेशन मास के साथ है, मोल का रिलेशन मॉलिक्यूल के साथ, मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, मास का रिलेशन मॉलिक्यूल के साथ, मास का रिलेशन मॉलिक्यूल, मास मॉलिक्यूल, मास मॉलिक्यूल, मास ये ग्राम, मास मॉलिक्यूल। तो रिलेशन कौन सा लगा? 4th, मास मॉलिक्यूल, मास मॉलिक्यूल। समझ गए? तो मास मॉलिक्यूल आपको रिलेशन लगाना है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना क्या है? मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल को कहां रखोगे? राइट साइड में। मॉलिक्यूल को कहां रखोगे? राइट साइड में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लेफ्ट साइड में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 256। तो 256 ग्राम ऑफ सल्फर यानी S8 कंटेन इक्वल कितना? 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन में 256, इतने मॉलिक्यूल एक में, क्योंकि डिवाइड कर दोगे आप इसका, इससे कम है ये। कितने में निकलवा रहा है तुमसे? 64 ग्राम में। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 256 इंटू में 64, ठीक है। इससे ये 4 बार कट गया, 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.56 आ जाएगा। 1.56 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? आप बोलोगे 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन, 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं? तो 12 होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 किलो वेट है, उसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि S8 ये मॉलिक्यूल है, ये रहा S8 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, S8 ओनली 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तो S8 मॉलिक्यूल है ये। जब ये S8 मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम कितने होंगे? तो S इंटू 8, कितने एटम होंगे? 8 एटम। 8 एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन रहा है। कितने से? 8 एटम से। अगर मॉलिक्यूल इतने हैं तो एटम कितने होंगे? तो एटम्स इक्वल, मॉलिक्यूल कितने आए? 1.56 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से। तो कर दो, हो गया। तो इसमें क्या है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। 8 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आएगा, ठीक। 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। तो जल्दी से नोट डाउन करें। समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए और रिलेशन ढूंढना पड़ेगा आपको। मिटा दें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो सिंपल सी बात रिलेशन इसका लगने वाला है क्योंकि वॉल्यूम यहां दिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP occupied by first 14 gram of nitrogen, 14 gram of nitrogen, ठीक। सेकेंड 1.5 moles of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड 10 to power 21 molecule of oxygen, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो N2 होता है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो N2 में निकालना है हमें, 14 ग्राम N2 में। तो रिलेशन किसका लगा, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास, ग्राम बोल रहा है, वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम और मास। तो वॉल्यूम ये रहा, मास ये रहा, तो कौन सा लग रहा है 6। अब जो चीज निकालनी है उसे राइट साइड में रखेंगे, बोलो हाँ या ना। तो जो चीज निकालनी कहां रखेंगे हम उसे, राइट साइड में। तो राइट साइड में किसको रखें हम, वॉल्यूम को, यानी 22.4 लीटर को। किसको, 22.4 लीटर को। तो मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले N2 का, मॉलिक्यूलर मास किसका, N2 का। N का मास 14 इंटू 2 इक्वल कितना आ गया, 28 ग्राम पर मोल। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन का, 28 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 लीटर। तो 28 ग्राम वॉल्यूम राइट में रखना है, ठीक है। 28 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाइड कितना, 22.4 लीटर। 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 अपॉन में 28, कितने में निकलवा रहा है, 14 में निकलवा रहा है। तो कैसे करोगे आप, 22.4 बाई 28 इंटू में कितना 14, 14 से 2 बार गया, 2 से 11.4 बार गया, तो 11.4 लीटर, यानी इतने मास में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। सेकंड क्या कह रहा है तुमसे, 1 मोल्स ऑफ CO2, 1 मोल्स ऑफ CO2, तो 1 मोल, ठीक है। अब रिलेशन देखिए, 1 मोल्स ऑफ CO2, वॉल्यूम और मोल, वॉल्यूम और मोल, वॉल्यूम मोल, वॉल्यूम मोल, वॉल्यूम मोल, वॉल्यूम मोल, ठीक है। तो वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन है भाई, ये रहा देखो, वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम होगा, और मोल्स, मोल वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम। तो कौन सा रिलेशन लगाया आपने, थर्ड वाला लगाया। कौन सा लगाया, थर्ड वाला। तो 1 मोल, 1 मोल ऑफ CO2, क्योंकि CO2 गैस दी हुई है, तो 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। कितने में निकलवा रहा है, 1.5 में, तो 1.5 मोल्स ऑक्यूपाइड 22.4 इंटू 1.5, 33.6 लीटर, 33.6 लीटर। क्लियर। तीसरा पार्ट देखें, तीसरा क्या कहना चाहता है, तीसरा थर्ड पार्ट ये 21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, मॉलिक्यूल वॉल्यूम, मॉलिक्यूल वॉल्यूम, मॉलिक्यूल वॉल्यूम, ठीक है। तो बस रिलेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। 3 लाइन में तो क्वेश्चन ही हो जाता है, 1 2 3। स्टैंडर्ड कंडीशन बनती है एक, स्टैंडर्ड कंडीशन के बाद हम 1 के लिए निकालते हैं, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर 1 के लिए, फिर जितने में पूछता है उतने के लिए क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बाकी लोग कराते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है। n इक्वल W/m, और भी n इक्वल हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल N इंटू स्मॉल n, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले बना लेते हैं। लेकिन जो स्टोइकियोमेट्री आएगा, स्टोइकियोमेट्री आप उन फॉर्मूले से नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें यही वाला कंसेप्ट समझना होगा कि ये कंडीशन 1 मोल में इतना है तो इतने में कितना होगा, और है कुछ नहीं। अगर 1 से कम है, ठीक है, जो कंडीशन दी है उससे कम है, तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आ जाइए थर्ड में, तो मॉलिक्यूल वॉल्यूम निकालना है, तो इतने मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर। एक मॉलिक्यूल कितना करेगा बताओ, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, तो डिवाइड होगा इसका, बोलो हाँ या ना।
22.4 अपॉन में कितना 6.022 10 टू पावर 23 कितने में निकलवा रहा है 10 टू पावर 21 में निकलवा रहा है इसमें, तो 1 से ज्यादा है, अब ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 22.4 6.022 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 21 से कट गया, 2 बचा यहाँ, पावर डिवाइड कर देना 0.166 जो भी आएगा शायद इतना ही है। तो करो जल्दी, कर लो। (3.72 इंटू 10 टू पावर -2 लीटर इतना आएगा भाई। कर लो, मिटा दे। ये मिटा दिया। एक क्वेश्चन फिर देखो, बताएं क्वेश्चन, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ, फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2O, सेकेंड हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2, थर्ड क्या कह रहा है 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, ये थर्ड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे तो कर ही दोगे अपने आप। व्हाट इज द मास, फर्स्ट क्या कह रहा है मोल, तो मोल और मास का रिलेशन निकालना है, मोल और मास का रिलेशन निकालना है। तो मोल ये रहा, मास ये रहा, तो 1 मोल, तो सबसे पहले फर्स्ट कर रहा हूं मैं, तो मोलिक्यूलर मास निकाल लो, मोलिक्यूलर मास, किसका मोलिक्यूलर मास H2O का, H कितना है 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना गया 18 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास कितना 18 ग्राम है। रिलेशन ये रहा मोल और मास का, तो 1 मोल ऑफ H2O कितने के बराबर 18 ग्राम के, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जी लिख दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। तो यही आंसर है बस, क्योंकि 1 मोल में ही पूछ रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल में तो यही आएगा। अगर कुछ और मोल बोलता तो हम उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है 0.5 मोल्स ऑफ CO2, तो सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास किसका CO2 का, C कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2, तो कितना आ गया 44 ग्राम पर मोल। तो एक मोल क्या निकालना है हमें, मास निकालना है, किस में निकालना है इस बार, मॉलिक्यूल में निकालना है, नहीं मोल में ही निकालना है। तो मोल ये रहा, मास ये रहा, मोल ये रहा, मास ये रहा, तो 1 मोल ऑफ CO2 कितने के बराबर 44 ग्राम के, तो 0.5 मोल कितने के बराबर होंगे, बड़ा कॉमन सी बात है, एक मोल में 44 ग्राम है, एक मोल में 44, तो आधे में कितने हो जाएंगे, एक मोल में 44 ग्राम है, तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे 44 इंटू 0.5 यानी इसका आधा, तो कितना आ गया 22 ग्राम। तीसरा देखो, थर्ड क्या कह रहा है 22.5 मोल्स ऑफ Cl2, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास किसका Cl2 का, Cl का मास कितना होता है 35.5 इंटू 2, तो कितना आ गया 71 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक मोल ग्राम पर मोल, तो एक मोल ये रहा, एक मोल का मास कितना है 71, तो 1 मोल ऑफ Cl2 कितने के बराबर 71 ग्राम के, तो कितने मोल में निकलवा रहा है 2.5 मोल में, 2.5 मोल्स में, तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 71 इंटू कितना 2.5 इक्वल इतने ग्राम, तो 2.5 मोल का इतना ग्राम आ जाएगा। बात आई यहां तक समझ में, तो जल्दी से करो क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बस रिलेशन देखे जाओ, 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाता है। मिटा दूं, मिटा दिया। फिर से देखो एक क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स of atoms are contained in first part 9 gram of aluminium, second 0.8 gram of iron,
और आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। ये रहा। निकालना क्या है, हाउ मेनी मोल्स। मोल का फॉर्मूला बताया था मैंने, N इक्वल W/m बताया था। N इक्वल कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूं, N इक्वल W/m। W इज द गिवन वेट और m हो जाएगा मोलर मास। दिखाई दे रहा है वैसे, N इक्वल W/m। याद रखना है गिवन मास और ये मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन वेट कितना 9, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो कितना आ गया 1/3 मोल्स 0.33। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट कितना 0.8 अपॉन में 56, तो 1/70 आ गया मोल। ठीक है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इससे आप निकाल सकते हो। जो तरीका है दूसरा उससे भी निकाल सकते हो। देखो जरा कैसे करोगे। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, रिलेशन किसका हो गया, मास और मोल, मास और मोल, मास और मोल, मास और मोल। तो मास क्या है, ये रहा, और मोल ये है। तो इसका एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना, ये देखो ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम कितना 27, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 1/27, 1/27 कितने में निकलवा रहा है, 9 ग्राम में, तो 9 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 1/27 इंटू 9, तो इक्वल 1/3 मोल। ऐसे आ गया, ऐसे कर लो। ये कंसेप्ट बेस्ट होता है, ये वाला। ठीक है, मोल कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट मोल कंसेप्ट जो होता है, मोल जो होता है वो इसी तरीके से निकाला जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, उससे गलती के चांस खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, करो जल्दी से। कर लिया, मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड, नहीं ये छोड़ो, क्या लिखूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in each of the following amounts of the material कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो कैलकुलेट द क्या नहीं करना है तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने जो मटेरियल तुम्हें दिया हुआ है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड क्या दिया हुआ है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 समझो। एक तो तरीका वही है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास, राइटिंग आ रही है समझ में, मॉलिक्यूलर मास किसका, CaCO3 का। Ca कितना हो गया 40, कार्बन कितना हो गया 12, 16 × 3 48, 100 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना 10, मोलर मास कितना 100 इक्वल 0.1 मोल। एक तरीका। दूसरा वही जो तुम जानते हो, तो CaCO3 क्या है, मॉलिक्यूल है, मोलर मास इतना आ गया। रिलेशन किसका है, मोल का, किसका, मोल का और मास का, मोल का और मास का। तो मोल ये रहा, मास ये रहा, मोल ये रहा, मास ये रहा। स्टैंडर्ड कंडीशन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। 1 ग्राम कितने के बराबर, 1/100 के बराबर। 10 ग्राम कितने के बराबर, क्योंकि 10 में निकलवा रहा, कितना 1/100 × 10 इक्वल 0.1 मोल। यही बेस्ट होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 10⁻21 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या निकालना है, मोल निकालना है, मॉलिक्यूल मोल। तो मॉलिक्यूल ये रहा, मोल ये रहा, मॉलिक्यूल मोल, मॉलिक्यूल मोल, मॉलिक्यूल मोल। क्लियर। तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने मोल हैं, 1 मोल। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल इक्वल कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर। तो
तो एक मॉलिक्यूल कितने के बराबर हो जाएगा 1/6.022 10 टू पावर 23 कितने में निकलवा रहा 10 टू पावर 21 में। तो 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 1/6.022 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 21 कैलकुलेट करोगे तुम, इतना आ गया मॉलिक्यूल से, इतने मॉलिक्यूल आ गए। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से करिए, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, मिटा दें, रब कर दें। इसी पर ध्यान लगाना तुम, इस वाले कंसेप्ट पर। कोई इजी मेथड देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मूल कंसेप्ट का तरीका ही यही है और ये ज्यादा बेस्ट होता है। एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग weight most? First, 50 gram of iron. Second, 5 gram atoms of nitrogen. Third, 0.1 gram of silver. Fourth, 10 to power 23 atoms ऑफ कार्बन। ये कह रहा है, ये तुम्हें 4 चीजें दी हुई हैं, इन चारों में बताओ किसका वजन ज्यादा है, वजन, मास किसका ज्यादा है, मास, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही हो गया 50 ग्राम ऑफ आयरन, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 50 ग्राम दे रखा सीधे सीधे। मैं आपको बोलूं 50 ग्राम आयरन उठा के, 50 ग्राम आयरन लिया मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने बोला बताओ कितना वजन है, तो 50 ग्राम ही तो होगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम एटम का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, कितना होता है 14, तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल कितना 14 ग्राम। तो 5 ग्राम एटम कितने के बराबर हो जाएगा 14 इंटू 5, क्योंकि 1 से बड़ा है 5 इसलिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 70 ग्राम आ गया। तो 5 ग्राम एटम, नाइट्रोजन के 5 ग्राम एटम का मास कितना है 70, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर में निकालना है तुम्हें, तो कैसे निकालोगे भाई वेट, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, हाँ हो गया। 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर कितना 108 ग्राम, अभी एटॉमिक मास आपको बताया था। तो भाई 0.1 में कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम, ठीक है। तो यहां एटम लिख लें, एटम 0.1 ग्राम एटम, तो 0.1 ग्राम एटम में कितना हो जाएगा 108 इंटू 0.1 इक्वल 10.8 ग्राम। तो सिल्वर के इसमें 0.1 ग्राम एटम में कितना मास है 10.8 ग्राम। और देखिए 4 क्या कह रहा है 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये तो हो गया एटम, निकालना क्या है मास, वेट निकालना है मास, तो रिलेशन किसका हुआ एटम और मास का। तो एटम मास ये तो मोल है, एटम मास तो 6.022 23 एटम्स ऑफ कार्बन कितने के बराबर 12 ग्राम के बराबर। एक एटम कितने के बराबर हो जाएगा 12 अपॉन में 6.022 10 टू पावर 23 और 10 टू पावर 23 में निकल रहा एटम्स में। तो 12 अपॉन 6.022 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 23, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका 6 का डिवाइड इसमें कर देना 1.99 जो भी आएगा 1.99 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के इतने एटम में इतना मास होगा। उसने पूछा सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो एक तो 50 ग्राम आयरन है, एक 70 ग्राम नाइट्रोजन है, एक 10.8 ग्राम है, एक 1.99 ग्राम है। तो सबसे ज्यादा वेट किसका हुआ 70 ग्राम, किसका 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें, ठीक है, मिटा दें, मिटा देते हैं। बहुत क्वेश्चन हो गए अब तो हैं, ठीक है। अब और करोगे, एक और कर लो,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 के अब रिलेशन देखिए, 22 ग्राम यानी मास, ये दे दिया आपको मास, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो रिलेशन किसका हुआ, मास और मॉलिक्यूल का, मास और मॉलिक्यूल का, मास और मॉलिक्यूल का, तो ये वाला रिलेशन लिखा। अब फाइंड क्या करना है आपको, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को कहाँ रखोगे, राइट में, मॉलिक्यूल को कहाँ रखोगे, राइट में, तो मास को कहाँ रखोगे, लेफ्ट में। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, ठीक है। तो भाई लिखिए, सबसे पहले मोलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, CO2 का। C कितना होता है 12 प्लस 32, 16 इंटू 2 32, कितना आ गया 44 ग्राम। तो ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 44, 44 को यहाँ रखा, तो ये कितने मॉलिक्यूल के बराबर, इतने के। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 44। ये कितने में निकलवाना चाह रहा है, 22 ग्राम में, तो 22 ग्राम तो कितना जाएगा 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 44 इंटू 22, दो से 3.011, तो 3.011 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल। बात आ गई समझ में, तो करो अच्छे तरीके से। अभी मिटा दूं, मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन और लिखोगे, एक और लिख लो। हाउ मैनी, इसके जैसा करा चुका हूं मैं शुरुआत में ही, हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4, फॉस्फोरस लिखा है मैंने, फॉस्फोरस P4। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। तो सबसे पहले हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अब P4 दिया है तो एटम है या मॉलिक्यूल है, P4 है, ध्यान से देखो, P नहीं है, P होता तो एलिमेंट एटम होता है। अब ये क्या है P4 है तो मॉलिक्यूल है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, P4 का। P कितना 31 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो 124 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। तो ये मॉलिक्यूलर मास आया, ये रहा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने फाइंड क्या करवा रहा है, मॉलिक्यूल भी और एटम भी। तो मॉलिक्यूल कहाँ रखूंगा, राइट में, और मास कहाँ रखूंगा, लेफ्ट में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 124, यानी ये, तो 124 ग्राम ऑफ P4 इक्वल 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 124। कितने में निकलवा रहा है, 124 में। तो 124 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 124 इंटू 124। 124 से 124 कैंसिल, 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या आया ये, मॉलिक्यूल। अब तुम्हें क्या निकालना है, एटम निकालना है। क्या निकालना है, एटम, ठीक है। फिर से वही कंडीशन, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 4। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 4। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 4। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने, 8। 3 में कितने, 12। और इतने में कितने, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। तो एटम कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। तो ये एटम आ गए और ये मॉलिक्यूल आ गए। तो जल्दी करो, करो जल्दी, मिटा दे। और करोगे क्वेश्चन, कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द कॉस्ट
ऑफ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट नमक होता है खाने वाला NaCl, एंड टेबल शुगर चीनी होती है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मैंने लिखवाया था C12H22O11, ठीक है, इज रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, ये रुपीज 2 पर kg एंड रुपीज 6 पर kg रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने शॉर्ट में, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल, कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर नमक 2 रुपए किलो है और चीनी 6 रुपए किलो है, अगर नमक 2 रुपए किलो है और चीनी 6 रुपए किलो है, तो बताओ 1 मोल नमक का प्राइस कितना होगा और 1 मोल चीनी का प्राइस कितना होगा। तो एक का मैं बता देता हूं, नमक का, चीनी का तुम खुद कर लेना, दोनों सेम होंगे। तो एक तो तुम्हारे पास में है नमक NaCl और एक तुम्हारे पास में शुगर C12H22O11, ये रहा। सबसे पहले इनके मोलर मास निकालो, मोलिक्यूलर मास। तो Na होता है 23, 35.5, 58.5 ग्राम पर मोल। अब इसका निकालो मॉलिक्यूलर मास mm, तो C कितना 12 × 12 प्लस 22 × 1, 16 × 1, 342 ग्राम पर मोल। अब ये जो आया है मॉलिक्यूलर मास, ये 1 मोल के बराबर होगा। ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। ये रहा ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम GRAM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर। तो इसका मतलब 1 किलो में कितना वेट होता है, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में तो वेट 1 किलो ही होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल कितने का है, 2 रुपए का है, 2 रुपीज। तो 1 ग्राम कितने का हो जाएगा, 2/1000 रुपीज। कितने में निकालना है, 1 मोल का निकालना है। कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल, पर मतलब 1 मोल का निकालना है। और 1 मोल कितने के बराबर है, 58.5 ग्राम के। तो 58.5 ग्राम कितने का होगा, 2/1000 इंटू 58.5 रुपीज, ये आ गया। ठीक है, सेम यहां कर दोगे। 1000 ग्राम शुगर कितने का, 6 रुपए का। एक ग्राम कितने का, 6/1000। 342 कितने का हो जाएगा, इतने का हो जाएगा। तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो जल्दी से कर लो, मिटा दें, चलो मिटाना छोड़ो, बहुत क्वेश्चन हो गए। तो बेटा ये मूल कंसेप्ट का टॉपिक था जो आपने देखा, किया, समझा अच्छे तरीके से। अब मैं समझता हूँ इतने न्यूमेरिकल से तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले यही तो आपको ध्यान रखने हैं, यही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। कोशिश करना क्वेश्चन में जो दिया होता है रिलेशन को ढूंढना, लगाना, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, पेपर में आएगा और केमिस्ट्री के हर टॉप चैप्टर में मूल कंसेप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टॉकियोमेट्री वगैरह कराते हैं, कुछ देखते हैं।